Good morning student, welcome to next lecture of beauty. अब डिस्कस करें यूनिट नंबर 1 जिसमें फर्स्ट आता है व्हाट इज OR। बेसिकली हमारा ऑपरेशन रिसर्च होता है। अगर हम देखें तो इन जनरल ऑपरेशन रिसर्च की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम उसकी डेफिनेशंस को मैनिपुलेट कर लेते हैं। अगर हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की बात करें जिससे हमारे पास बाकी सभी चीज़ों की होती है कि हमें पता है कि इन्वेंट्री स्टॉक होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आपको सप्लाई भी पता है, डिमांड। लेकिन जो हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च है बेसिकली इसकी कोई एक फिक्स डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो कि आपके पास हैं। कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट आता है ऑपरेशन रिसर्च इज साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स विद द क्वांटिटीज बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग ऑपरेशन एंड अदर कंट्रोल। यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको जो भी डिसीजन लेना होता है, जो भी कंडीशन उनके कंट्रोल में होती है, तो वो किस तरीके से उन्हें डिसाइड करेंगे, किस तरीके से उनके लिए डिसीजन लेते हैं। आपका जनरली क्या है कि मान लीजिए आप एक बिजनेस के ऑनर, कोई भी बिजनेस आता है तो आपको देखना है कि कौन सी कंडीशन से क्या आई है, तो उसके बेस पर आप क्या डिसीजन लें। बट मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फिक्स है कि हमारे पास जो मेन है वो है कि हमें ऑप्टिमाइज करना है अपना सॉल्यूशन को। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है, जो भी आपने डिसीजन लिया है, वो डिसीजन आपका बेस्ट डिसीजन होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसे किसी गेन के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम गेन होना चाहिए। अगर वो अपने लॉस को रिकवर करना है, यानी कि आपका मिनिमम टू मिनिमम लॉस हो, तो वो कंडीशन हमारे पास डिपेंड करती है कि और डिसीजन जो है वो डिपेंड करेगा हमारे कंडीशन पर। सेकेंडली, ऑपरेशन रिसर्च इज कंसर्न विद साइंटिफिकली डिसाइडेड हाउ बेस्ट डिजाइन ऑपरेट मैन मशीन सिस्टम यूजर फ्रेंडली कंडीशंस। दूसरा अगर हम देखें साइंटिफिकली तो मैन मशीन सिस्टम जो है हमारे पास उसको ऑप्टिमाइज करना जो होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसको वो किस करता है हमारा ओवर मीन्स हमारे पास जितने भी मैन पावर है, जो भी मशीन है, हमें किस तरीके से मैन को अपने मैन पावर को मशीन्स पर यूज़ करें कि हमारे पास जो मशीन्स हैं जो हमने लगा रखे हैं वो मिनिमम टाइम के लिए आइडल है, और आपके जो मैन पावर है यानी कि जो अपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए वो भी आपके मिनिमम टाइम तक आइडल है। नेक्स्ट आता है जनरली सॉल्विंग फॉर एन एग्जीक्यूटिव, यानी कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स प्रोवाइड करता है आपकी ऑपरेशन से जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्विंग द कंट्रोल ऑफ involving the control of organized systems so as to provide solution which best serve the purpose of organization as a whole। यानी कि हमारे पास जितने भी अगर आपकी किसी भी कंपनी के अंदर मैन मशीन सिस्टम का मतलब है कि जो आपके पास जितने पर्सन आपने हायर किए हुए हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप उन्हें कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाते हैं, वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेशन रिसर्च का। तो ऑपरेशन रिसर्च खाली एक नहीं है कि वो डिसीजन पावर है हर चीज़ पर, यानी कि जहाँ भी हमें कंडीशन है, जहाँ भी हमें डिसीजन लेना हो या कोई भी एफिशिएंटली हमें यूज़ करना हो, तो वहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जिसका OR। Operation research is an aid for executive making a decision by providing with the needed quantitative information based on the scientific method of analysis। सेकेंडली ये है कि जो भी हमारे पास क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के बिहाव पर हम किस तरीके से अपना डिसीजन लें, या किस तरीके से हम अपने किसी भी टास्क को कंप्लीट करें कि जो भी रिजल्ट आए वो हमारे पास एक बेस्ट रिजल्ट निकल के आए। Next, in general, sense can be categorized as the application of scientific method techniques and tools to problems involving the operations of system, so as to provide those in control of the operation with optimum solution to the problems। मीन्स जितने भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे पास है, यानी कि इनिशियली कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तो बेसिकली हमारे पास एक साइंटिफिक टेक्निक्स और टूल्स जो होते हैं जो कि हमें उस पर प्रॉब्लम को डील करने के लिए यूज़ करना है, और उस प्रॉब्लम के लिए जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आई है उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो है हमको एक प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम देखें तो जितनी भी हमारे पास डेफिनेशन है उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव है, चाहे कोई बिजनेस ओनर है, चाहे कोई मैन मशीन सिस्टम है, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव सबका सेम है कि वी हैव टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवर रिसोर्सेज, कि हमें अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या करना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पर्सन इसकी जो डेफिनेशन होती है वो वैरी करती है। अगर एक एग्जीक्यूटिव को देखें तो उसे ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए आपको चेक करना है कि उसे किस तरीके से डिसीजन लेना है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको चेक करें तो ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर मैन मशीन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास किस तरीके से हम एक पर्सन है जो भी हमारे पास पर्सन अवेलेबल हैं उन्हें किस तरीके से हम मशीन बेस्ड सिस्टम पर इम्प्लीमेंट कराएं कि हमारे पास जो भी उनका आइडियल टाइम है वो मिनिमम टू मिनिमम रहेगा।
नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। जो हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च है उसकी एप्लीकेशन हमारे पास कौन कौन सी है। जनरली ऑपरेशन रिसर्च इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन टेकिंग टेक्निक। जनरली हम अगर बात करें तो ऑपरेशन रिसर्च जो होता है हमारे पास एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और डिसीजन मेकिंग है, यानी कि जो भी कोई प्रॉब्लम है उसे हमें सॉल्व करना है और अपना डिसीजन जो वो लेना है। ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो इट इज कंसिडर्ड एज अ बिट ऑफ साइंटिफिक एंड प्रोग्रामिंग rules which provide the management of a quantitative basis for decision concerning the operation under its control। यानी कि जो भी ऑपरेशन उसके अंडर कंट्रोल है उनके भी यहाँ पर उसे क्या डिसीजन लेना है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक हिट होता है आपका एक तरीके से जिसमें साइंटिफिक अप्रोच भी होगी और आपके प्रोग्रामेबल अप्रोच भी अप्लाई होगी। सम ऑफ द एरियाज जहाँ पर हमारे पास मैनेजमेंट है कि जो एरियाज है जहाँ पर हमारे पास ओवर टेक्निक्स जो है वो सक्सेसफुली यूटिलाइज होती है। फर्स्ट वन है एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रोजेक्ट। देखिए जनरली हमारे पास इन जनरल आपको पता है कि हमारे पास एक कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सिंगल प्रोजेक्ट नहीं होता कि एक ही प्रोजेक्ट है सारे एम्प्लॉय एक ही प्रोजेक्ट पर वर्क करें। तो वही है एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोजेक्ट। उसमें आता है ऑप्टिमल एलोकेशन रिसोर्सेज सच एज मैन मटेरियल मशीन टाइम एंड मनी टू द प्रोजेक्ट। सेकेंडली डिटर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग मॉनिटरिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट हैं तो उन प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से एलोकेट करें प्लस अपना जो टाइम है हम लोग किस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट करें, अपना जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है उसको किस तरीके से प्लान करें। सेकेंडली हम उस पर कितना कॉस्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं, कितना कॉस्ट हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 प्रोजेक्ट हैं। अब 4 प्रोजेक्ट पर आपके पास ये पता है कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उस पर आप ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं, ज़्यादा आप उसमें खर्च करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका टाइम हो चाहे वो आपके पास मनी हो। ठीक है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके लिए उसकी प्रायोरिटी इतनी हाई नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसे टाइम कम देना शुरू करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें किस तरीके से मैनेज करें, जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें किस तरीके से एलोकेट करें कि हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे हमारे पास ऑन टाइम कंप्लीट हो, प्लस हमारे पास कितना एक्सपेंडिचर्स हम किस प्रोजेक्ट पर कर सकते हैं या कितना एक्सपेंस हम किस प्रोजेक्ट पर कर सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे पास डिसीजंस होते हैं वो सारे हमारे पास किस पर बेस्ड होते हैं, ओआर बेस्ड डिसीजंस होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई प्रायोरिटी बेस्ड आते हैं, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो लेकिन एक प्रायोरिटी बेस्ड प्रोजेक्ट आपके पास आ गया और वो प्रायोरिटी बेस्ड जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा एक आपको फ्रूटफुल हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, अभी थोड़े प्रोजेक्ट्स को क्या करेंगे, डिले कर देने के बाद आप उस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप उसे टाइम में क्या करें, कंप्लीट करके देंगे, जिससे कि आपको इन फ्यूचर जो है उससे एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाए। तो बेसिकली वहाँ पर हमने डिसाइड किया कि ठीक है अभी जो हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहा है उसको अगर हम 1 या 2 दिन होल्ड करके रखेंगे तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटर है कि जो नया प्रोजेक्ट है उस पर हम ज़्यादा एम्फसाइज कर लें, ज़्यादा फोकस कर लें। तो ये हमारा जो डिसीजन होता है वो डिपेंड करता है कि जो भी कोई प्रोजेक्ट है या जो भी कोई कंडीशन है वो हमारे कंपनी के लिए क्या फ्रूटफुल है। सेकेंड आता है प्रोडक्शन फैसिलिटीज। जनरली प्रोडक्शन का मतलब है फैक्ट्री साइज एंड लोकेशन डिसीजन, यानी कि एक तो फैक्ट्री का साइज देख करके और लोकेशन जो है उसके बेस पर डिसीजन लेना कि हमारा जो भी फैक्ट्री का जो भी कोई प्लांट है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कहाँ पर एलोकेटेड है और उसके बिहाफ पर हम वहाँ से कितना बेस्ट टू बेस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास फैक्ट्री साइज होगी और नंबर ऑफ एस्टिमेट द नंबर ऑफ फैसिलिटीज है हमारे पास वो हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड है। सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डर्स फॉर द वेरियस इन्वेंट्री आइटम्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ पीओपीज एंड पीओडर लैंग्वेज। बेसिकली हमारे पास कोई एक फैक्ट्री में ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको आज मैन्युफैक्चर करना है, आप अभी रॉ मटेरियल मंगवाएंगे और वो से मैन्युफैक्चर करके हमारा आउटपुट होगा। तो बेसिकली हमें इन्वेंट्री का लेवल किस तरीके से स्टॉक करके रखना है, मीन्स इन्वेंट्री हमें किस तरीके से मैनेज करके रखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी डिमांड आए, जैसे भी डिमांड है हम उसे फुलफिल करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप किसी बेकरी शॉप पर जाते हो या किसी हलवाई बनने की शॉप पर जाते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि ठीक है वो चाहते हो आप जैसे मान लीजिए आप कोई भी सामान परचेज करते हो या बेकरी पे गए, आपने कहा मुझे केक चाहिए या आपने कहा कि मुझे पैकेज चाहिए, कोई भी आइटम बेकरी आइटम आपको चाहिए तो वो ये तो नहीं कहता आज तो मेरे पास नहीं कल लगेगा। ठीक है, बट जनरली आप एक रेगुलर विजिटर तो नहीं है वहाँ पर, बट वो क्या करता है अपने स्टॉक को अपनी इन्वेंट्री को इस तरीके से मैनेज करके रखते हैं कि कोई भी कस्टमर उसके पास आएगा तो उसे वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग। सेकेंडली शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रॉपर एलोकेशन ऑफ। सेकेंडली वही जैसे हमने सीक्वेंसिंग प्रॉपर में किया था कि जितने भी हमारे पास जॉब्स हैं यानी कि जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन शेड्यूलिंग हमें जो करनी है, जितने भी प्रोडक्शन हमारे पास है, प्रोडक्ट हमारे पास है, उनको किस तरीके से हम शेड्यूल करें कि हमारे पास जितनी भी मशीन है वो मिनिमम टाइम तक के लिए आइडियल है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टिंग के लोडिंग एंड अनलोडिंग, यानी कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उसे हम किस तरीके से यूज़ करें। ट्रांसपोर्ट पे हमें कभी लोड करना है और कभी वहाँ से क्या करना है, अनलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारी एक डिसीजन बेस्ड सिस्टम होता है और ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर वो आता है। नेक्स्ट आता है वेयर हाउस लोकेशन डिसीजन, मेंटेनेंस पॉलिसी डिसीजन। देखिए जनरली क्या होता है, कहीं ऐसा नहीं होता कि फैक्ट्री का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक जगह है, वहीं पर उसका वेयर हाउस हो। वेयर हाउस आपका अलग भी हो सकता है, या वेयर हाउस के दिया पर आप डिसीजन लें कि मान लीजिए मुझे ये लगता है कि मेरे वेयर हाउस तक कोई भी प्रोडक्ट मैंने बनाया उसको पहुँचने में 4 आवर्स लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं, 6 आवर्स लगते हैं। वहाँ से हमारे पास कहीं और हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो हमें अपना टाइम जो है शेड्यूलिंग हमें इस तरीके से करनी है कि हम ऑन टाइम पर सारी चीज़ें उसको डिलीवर कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस पॉलिसी, यानी कि जो हमें मेंटेनेंस चाहिए। तो मेंटेनेंस हर चीज़ का हमें, चाहे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे हमारे पास वेयर हाउस है, हर जगह का हमें मेंटेनेंस करना होता है। ठीक है। जैसे आपकी मशीन्स हैं, मशीन्स में क्या होता है, एक टाइम के बाद जो होती है उनकी स्टेज ऐसी आती है कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। बट एक स्टेज पर जो है उसकी एफिशिएंसी इस लेवल पर आती है कि अगर आप उसे रीसेल करेंगे तो आपका अमाउंट भी अच्छा मिलेगा, प्लस अगर आप उसे नहीं परचेज करते हैं तो उसमें आपका अमाउंट भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो बेसिकली वो जो हमारी जो मेंटेनेंस पॉलिसी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, चाहे वो मशीन्स के लिए हो, चाहे हमारे पास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन का मतलब है कि जितने भी व्हाट व्हेन एंड हाउ टू परचेज टू मिनिमाइज व्हाट, यानी कि हमें जो परचेसिंग कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें कब परचेज करना है, क्या परचेज करना है और किस तरीके से उसे परचेज करना है। नेक्स्ट आता है बिडिंग एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी, यानी कि अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट अगर किसी भी चीज़ का है, यानी कि हमें किसी नई चीज़ से उसको रिप्लेस करना है तो वो कौन सी पॉलिसी हम उसमें एडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपको जो भी मार्केटिंग करनी है उसके लिए एडवर्टाइजिंग बजट एलोकेशन, यानी कि आपने अपने एडवर्टाइजिंग के लिए क्या बजट एलोकेट किया हुआ, किस लेवल तक का बजट है। यानी कि जो आपके अलग अलग आपके पास मार्केटिंग के लिए, जो भी एडवर्टाइजिंग के लिए आपके जितने भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं उन पर आप किस पे कितना अमाउंट खर्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। बेसिकली एडवर्टाइजिंग मीडिया को सेलेक्ट करना। ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास जो है ऑनलाइन कस्टमर्स जो बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बट अगर हम बात करें किसी एक ऐसे बैकवर्ड एरिया की जहाँ पर लोग ऑनलाइन पर से अवेयर नहीं है, या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो ऑनलाइन को प्रेफर नहीं करता है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अपना ऑफलाइन कैमरा। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पर किस तरीके से उस मीडिया को यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है कि अपनी कंपनी को एडवर्टाइज कर पाएँ या अपने प्रोडक्ट का हम एडवर्टाइज कर पाएँ। कस्टमर प्रेफरेंसेस जो है, साइज का, पैकिंग जो है प्रोडक्ट्स की, या फिर आपके पास जो प्रोडक्ट मिक्स है वो आपको कौन सा लेना है, तो वो सब चीज़ें भी हमारी इसी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब है सिलेक्शन ऑफ पर्सनल डिटर्मिनेशन, एंड यानी कि जो भी इंडिविजुअल है उसका क्या डिटर्मिनेशन है, क्या उसके स्किल्स है, क्या उसका एज ग्रुप है, उसके बिहाफ पर हमें सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट होता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी है सामने और जॉब कि जॉब्स को हम किस तरीके से करें। एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट हो गया, शेड्यूलिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में टाइम टू टाइम किस तरीके से शेड्यूल करें जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, हमें पता है कि मार्केट में नई स्ट्रैटेजी, नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, तो हम क्या करते हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है। वो आपके इन हाउस की होती है और आउट हाउस की होती है। तो बेसिकली जो होती है आपके पास ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का मतलब रीज़न ये होता है कि अगर नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में लॉन्च हुई है तो उस पर बेस्ड अगर उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं तो वो तभी वो कर पाएंगे जब आपके एम्प्लॉयज़ जो उस चीज़ से क्या होंगे, अवेयर होंगे। तो बेसिकली टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना है जिससे कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर है, प्लस हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो उस पर वो इसी काम करते हैं। नेक्स्ट होता है फाइनेंस। देखिए फाइनेंस में आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितना है, कैश फ्लो हमारे पास जो है वो किस तरीके से, क्रेडिट की पॉलिसीज है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, प्रॉफिट प्लान है कंपनी के, वो सब चीज़ें आती हैं हमारे पास इसमें फाइनेंस में। ठीक है। कभी कभी हमें ये लगता है कि हमने एक बड़ा प्रोडक्ट बना लिया लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा, लेकिन एक छोटे प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं उससे बेनिफिट बहुत मिल रहा है, तो कंपनी कैसे प्रोफर करेगी अपनी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लार्ज प्रोडक्ट को छोड़ देगी, बट हाँ बेसिकली जहाँ से उसे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है या उसका मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है तो वहाँ पर वो क्या करेगी, अपना ज़्यादा फोकस करेगी। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
तो जनरली कोई भी जो आपके पास R&D के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंट्रोलिंग हमें किस तरीके से करनी है, प्लस प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन प्लानिंग यानी कि कोई प्रोडक्ट का उसका इंट्रोडक्शन जो भी आपका उसको किस तरीके से प्लान करना है। सेकेंड डिटर्मिनेशन ऑफ एरियाज, रिसर्च और डेवलपमेंट की जो भी एरियाज हैं उनको डिटरमाइन करना। सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ दियर बजट, यानी कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना और उनकी जो बजट्स हैं उनको प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिकॉज आपके पास जितने भी करेक्टिव यानी कि जो रिलायबिलिटी है यानी कंट्रोल है प्रोजेक्ट का वो किस तरीके से, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट आपने चूज किया वो कितना रिलायबल है आपके लिए और कितना किस तरीके से वो आपका एफिशिएंटली वर्किंग उस पर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम बात करें ऑपरेशन रिसर्च की तो उसका जो बेनिफिट है वो मैनेजमेंट में भी क्या आता है। देखिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिसर्च। फर्स्ट वन हमारे पास स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है जिसमें हमारे पास जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना उनका डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। जनरली प्रीडिटरमाइंड और सब्स्टिट्यूशन अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स कैन बी सेव्ड इन डेवलपिंग एंड सॉल्विंग ऑन मॉडल्स इकोलॉजिकल एंड कंसिस्टेंट अप्रोचेस। अगर आप कोई भी कंसिस्टेंट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो हमें उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी, कोई उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ क्या है कि जो भी हमें पता है कि हमें इस तरीके से काम करना है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आपके पास जो भी टाइम है मॉडल को also डेवलप करना है, इस मॉडल को किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसको प्लान करना है, वो सब चीज़ों से हम बच जाते हैं। सेकेंड आता है क्रिटिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल अप्रोच। तो क्रिटिकल अप्रोच में होता है आपका जो डिसीजन मेकर विल कम टू अंडरस्टैंड वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली सेलेक्टेड मैथमेटिकल मॉडल फॉर सॉल्विंग द गिवन प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन एग्जामिन क्रिटिकली एंड द इफेक्ट ऑफ एंड assumptions एंड implications ऑफ सच प्रॉब्लम। ठीक है। जनरली क्या वहाँ पर क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आपके पास आई है उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी पैरामीटर्स होंगे जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे उन सबको प्रॉपर्ली स्टडी करना। उसके स्टडी के बिहाफ पर देन हम क्या करेंगे, सजेस्ट करते हैं इसमें कौन सा मॉडल हमें अप्लाई करना है और उस मॉडल के अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास और उसके बाद हम ये भी चेक करते हैं कि पर्टिकुलर पैरामीटर को अगर मैं चेंज कर दूँ या पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये अगर चेंज हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट हमारे पास आएगा या क्या हमारे सॉल्यूशन पर इफेक्ट आएगा। दैट इज अ क्रिटिकल अप्रोच। तो स्ट्रक्चर में तो हमें बताया था हमें इस तरीके से काम करना है, ठीक है, हम उसी तरीके से करेंगे। क्रिटिकल में क्या आपके पास जो भी कोई प्रॉब्लम आई है उसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं जिसका भी रोल है आप उन्हें डीपली स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद देन आप चूज करेंगे कि आपको कौन सा मॉडल उस पर अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और दूसरे होते क्रिटिकल अप्रोच जो भी हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग में यूज की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे अगला फीचर्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है। जो भी हमारे पास फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो भी हमारे पास ऑपरेशन में। फर्स्ट वन आता है टेक्निकली अप्रोच। मीन्स जो भी सॉल्यूशन आपने निकाला है वो टेक्निकली वर्क करना चाहिए। ठीक है। मीन्स आपके पास जो भी है, जो भी आपके पास कंस्ट्रेंट है, जो भी आपका एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो ऑपरेट होनी चाहिए और जो भी कंडीशन है उनको वो फुलफिल करनी चाहिए। सेकेंड होता है रिलायबल। सॉल्यूशन जो भी आप निकालें वो इतना रीजनेबल होना चाहिए, इतना रिलायबल होना चाहिए कि वो भी कंडीशन जो आपने डिज़ाइन किए हैं, जिस कंडीशन को लेकर के आपने उसे डिज़ाइन किया है वो आपके पास कंपैरेटिवली फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है शुड बी मोर देन व्हाट इट कॉस्ट टू डेवलप इट एंड शुड बी लेस देन द इन्वेस्टमेंट व्हिच अकर्स हायर इन द। यानी कि जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है उससे तो उसकी कम होनी चाहिए और जितनी कॉस्ट आपने लगाई नहीं है कि जो कॉस्ट आपने उस पर खर्च किया है लगी है उससे वो उसकी इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। मीन्स इसका ये हो गया कि मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और उस पर जो मैंने अपने पर्सन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो कॉस्ट किया है वो इतना खर्च किया है और उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट हम अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से तो हमारे पास जितना भी है इन्वेस्टमेंट्स तो लेस होगी लेकिन जितना हमने इस पर खर्च किया है उससे वो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक। नेक्स्ट आता है बिहेवियरली अप्रोप्रिएट, यानी कि सॉल्यूशन है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए बिहेवियरली एंड मस्ट रिमेन वैलिड फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। और आपके पास जितना भी टाइम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रीजनेबल पीरियड है वो तब तक आपका जो है वो बेनिफिशियल होना चाहिए, तब तक वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक सॉल्यूशन दिया एक ऑर्गेनाइजेशन से, हमने अपने रिक्वायरमेंट के बेस पर एक प्रॉब्लम के बेस पर कोई सॉल्यूशन आपने दे दिया। अब सॉल्यूशन तो दिया लेकिन वो इतना है कि ठीक है आपका इस साल वर्क करेगा लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर कंडीशन आते हैं तो वहाँ पर वो फेल हो जाएगा। तो बेसिकली हमें जो देना है वो सारी चीज़ें यूज़ करके देना होता है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे एक प्रोडक्शन की बात अगर हम करें, एक कंपनी का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मान लीजिए किसी ने ले लिया तो उसने लगाया हुआ है, तो उसे ये पता है कि जो ड्यूरिंग द रेनी सीजन वहाँ पर क्या होता है, स्लाइड जो आपकी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, फ्लड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसे ये पता है कि मेरा वो पर्टिकुलर प्लांट जो है वो 2 महीने या 3 महीने तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा। अगर हम कर भी पाए तो बहुत मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो मुझे अपने आप को इस तरीके से अपने प्लांट से, अब मुझे ये पता है कि वहाँ से प्लांट से हमारे पास इतने आइटम आते हैं जो हमारी डिमांड को फुलफिल करते हैं। तो बेसिकली मुझे उससे पहले ये प्लान करना होगा जो कि हमारी स्ट्रैटेजी ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म तक वैलिड होगी, कि हम उसका जो लोड है बाकी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहीं भी हैं तो हम उन पर अप्लाई कर पाए, या फिर हम जो भी हमारे पास प्लांट है जिस पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है उसको हम पहले से, इसके पहले यानी कि 3 मंथ्स का जो हमारा टारगेट होना चाहिए था वो हम पहले ही अचीव करके रखें, जिससे कि वो 3 मंथ्स की जो प्रॉब्लम आएगी वो हमसे फेस आउट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है कि हमें उसको डिवाइड करना है, बाकी प्लांट से उसकी फुलफिल करनी है, या उसी प्लांट में हमें एक्स्ट्रा आवर्स बढ़ा करके या एक्स्ट्रा मैन पावर बढ़ा करके उसे कंप्लीट करके रखना है, जिससे कि जब हमारे पास मार्केट में डिमांड होगी और 3 महीने में प्रोडक्शन नहीं होगा तो इन दैट ड्यूरेशन आप उसे फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है हमारे वहाँ के एनवायरमेंट पर, वहाँ की कंडीशंस पर, वहाँ के कंस्टेंट्स पर और वो मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेथडोलॉजी की, सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक वेट कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।